हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के थर्ड चैप्टर का ये 8वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल। दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल क्या होता है, तो मान लो, हेडिंग लिख लो, दो सदिशों का सदिश गुणनफल और इसी को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट, या क्या कहते हैं, इसका एक और नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट दो सदिशों का क्रॉस गुणनफल या तो सदिश गुणनफल। ये सदिश गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो मान लो अपने पास दो सदिश है, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश बी है। ए का जो परिमाण है वो मॉड ए दिया हुआ है, बी का परिमाण जो है वो कितना दिया हुआ है, मॉड बी दिया हुआ है। यदि दोनों के बीच का एंगल ये तथा बी के मध्य का कोण के मध्य कोण थीटा है, तो ए तथा बी के मध्य कोण थीटा है, तो इसका क्रॉस गुणनफल कैसे लिखते हैं, तो दो सदिश का क्रॉस गुणनफल को हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं। और ये क्या होता है, तो ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और दो सदिश का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। क्या होता है, सदिश राशि होता है। क्रॉस गुणनफल जो होता है सदिश राशि है, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग इकाई सदिश एन कैप का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, एन कैप। एन कैप क्या है, तो एन कैप एक इकाई सदिश है। क्या है, एक इकाई सदिश है। इकाई सदिश है जो सदिश ए तथा बी के लंबवत होता है। दोनों के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। एन कैप है वो सदिश ए तथा सदिश बी के भी क्या है, लंबवत है। एन कैप का जो है डायरेक्शन हम लोग दो नियम से पता कर सकते हैं। एन कैप का डायरेक्शन पता करने के लिए दो नियम है। ये दो नियम क्या है, एन कैप का डायरेक्शन पता करने का दो नियम है। दाएं हाथ के पेंच का नियम, दाएं हाथ के पेंच का नियम, और दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। यहां पर हम लोग पहले जो है दाएं हाथ के पेंच का नियम, इसे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, दो सदिश का सदिश गुणनफल का डायरेक्शन। तो मान लो अपने पास दो सदिश है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस तल में सदिश ए तथा सदिश बी रहता है उस तल के लंबवत हम लोग एक स्क्रू लेते हैं। स्क्रू मतलब पेंच लेते हैं, और उस पेंच को ए और बी के तल के लंबवत रखते हैं। और हम लोग यदि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन फाइंड करना है, ए क्रॉस बी का दिशा ज्ञात करना है, तो ए क्रॉस बी के दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक क्या रखेंगे, स्क्रू रखेंगे। और इस स्क्रू को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ए से बी की ओर घुमाएंगे। तो ए से बी की ओर घुमाने के बाद ये स्क्रू जिधर जाएगा, इस स्क्रू का जो नोक होगा, नोक जिधर जाएगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा, किसका होगा, तो इस ये क्रॉस बी मतलब एन कैप का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है।
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक पेंच लेंगे, इस पेंच को ए और बी के तल के लंबवत रखेंगे और उस पेंच को हम लोग ए से बी की ओर घुमाएंगे और ए से बी की ओर जब घुमाएंगे तो ये पेंच का जो नोक है जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन किसका होगा? एन कैप का होगा। बात समझ में आया? दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि यदि हम ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ज्ञात करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? ए की ओर हाथ को अपने दाएं हाथ की हथेली को फैलाएंगे और अपने उंगलियों को कर्ल बनाते हुए बी की ओर लाएंगे और जिस डायरेक्शन में अंगूठा रहेगा उधर ही किसका डायरेक्शन रहेगा? एन कैप का रहेगा। यहां पर यदि मैं ए क्रॉस बी का डायरेक्शन पता करना चाहूं तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है कि अपने हाथ को ए की ओर फैलाया और किधर मोड़ा? बी की ओर। तो अंगूठा किधर जा रहा है? अंदर की ओर। तो एन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? अंदर की ओर। और अंदर के डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो एक सर्कल में एक क्रॉस लगा देते हैं, तो ये बताता है कि डायरेक्शन किधर है? अंदर की ओर है। दूसरी बात, यदि मैं बोलूं बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताएं तो दाएं हाथ के नियम लगाएंगे। बी की ओर फर्स्ट वेक्टर बी यहां होगा, बी क्रॉस ए का ज्ञात कर रहे हैं तो बी की ओर अपने हाथ को फैलाएंगे, दाएं हाथ को, और कर्ल बनाते हुए किधर ले जाएंगे? ए की ओर। तो अपना अंगूठा जिधर जाएगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा? तो एन कैप का। और इस कंडीशन में यदि मैं बोलूं तो एन कैप किधर होगा? बाहर की ओर। और बाहर के डायरेक्शन को हम लोग सर्कल देके क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं। तो ये बता रहा है बाहर की डायरेक्शन और ये बता रहा है अंदर की डायरेक्शन। यदि बाहर की डायरेक्शन को हम लोग प्लस मानते हैं और अंदर की डायरेक्शन को क्या मानते हैं? माइनस मानते हैं, तो ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? तो यदि हम बाहर की ओर मान लें, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है? बाहर की ओर, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर हो जाता है? अंदर की ओर। तो यहां पर यदि हम लिखना चाहें कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा क्या? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका एन कैप का डायरेक्शन जो है ए क्रॉस बी का, यदि ये बाहर की ओर है तो यहां पर जो एन कैप आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? अंदर की ओर होगा और एक दूसरे से विपरीत दिशा में होगा। इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा। तो इस तरह के रिलेशन में हम लोग ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को बराबर नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, ए क्रॉस बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या? माइनस बी क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि यहां पर एन कैप का डायरेक्शन में माइनस लगा रहेगा और बाहर भी माइनस लगा देंगे तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए सेम डायरेक्शन में चला जाएगा। तीसरी बात, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना होगा? तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा और एन कैप का भी क्या आ जाएगा? मॉड आ जाएगा। और एन कैप क्या है? तो इकाई सदिश है। तो इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ एन कैप बराबर क्या रख दें? 1। तो ए क्रॉस बी का जो मॉड होगा वो कितना होगा? तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। दूसरा, बी क्रॉस ए यदि मैं लिखना चाहूं तो बी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? तो मॉड बी मॉड ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर माइनस एन कैप। प्लस का एन लिए है तो ए क्रॉस बी का प्लस लिए हैं तो बी क्रॉस ए का क्या आएगा? माइनस। और माइनस ऑफ एन कैप इक्वल टू बी कितना होगा? 1। तो यहां पर क्या आया? मॉड ऑफ बी क्रॉस ए बराबर वही आया, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। यहां से ध्यान दे, ए क्रॉस बी बराबर भी यही टर्म आया है और बी क्रॉस ए बराबर भी यही टर्म आया। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर का मॉड बराबर होगा बी क्रॉस ए का मॉड।
आगे इसके बारे में यदि हम आपको बोले कि ए क्रॉस बी की सहायता से थीटा का मान ज्ञात करें, तो साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड, यहां पर ध्यान दो, साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मॉड डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो इस रिलेशन से हम लोग दो सदिश के बीच का क्या निकाल सकते हैं? कोण निकाल सकते हैं। आगे हम लोग यदि बोलूं कि एन कैप निकाले, मतलब एक ऐसा सदिश ज्ञात करे जो ए पर भी और बी पर दोनों पर भी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ऐसे सदिश को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? एन कैप। और एन कैप बराबर क्या हो जाएगा? तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए क्रॉस बी और एन कैप निकालना है, तो एन कैप बराबर हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और मॉड ए मॉड बी साइन थीटा को क्या लिखे हम लोग? ए क्रॉस बी लिखे हुए। तो यहां पर एन कैप बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी और डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहां से हम लोग ऐसे सदिश ज्ञात कर सकते हैं जो ए पर और बी पर दोनों पर क्या होगा? लंबवत होगा। यदि अपने पास दो सदिश हो, मान लो अपने पास दो सदिश समांतर सदिश है, मान लो एक सदिश ये है और दूसरा सदिश बी है, और यहां पर कंडीशन दिया हुआ है कि ये और बी जो है वो पैरेलल है, ये और बी जो है वो क्या है? पैरेलल है। तो ये और बी पैरेलल है, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब इसका मैं यदि क्रॉस गुणनफल लिखना चाहूं तो ये क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? बता दो। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, तो साइन यहां पर कितना हो जाएगा? 0 एन का। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो यहां पर ये क्रॉस बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि दो समांतर सदिश का जो क्रॉस गुणनफल होता है वो कितना होता है? 0 है। यदि आपके पास दो सदिश को ये प्रूव करने दे कि दोनों सदिश समांतर है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? दोनों का क्रॉस गुणनफल को क्या प्रूव कर दो? 0। मतलब वहां से क्या हो जाएगा? ये बता दो। तो ये सदिश कैसा हो जाएगा? समांतर सदिश होगा। तो दो समांतर सदिश सिद्ध करने का ये तरीका है कि एक सदिश दूसरे सदिश के साथ क्या निकाल दो? क्रॉस गुणनफल निकाल दो। यदि क्रॉस गुणनफल 0 आ जाता है, मतलब वो सदिश क्या हो जाएगा? तो वो सदिश अपना समांतर सदिश हो जाएगा। यदि दो सदिश समान सदिश होते हैं, यदि दो सदिश समान सदिश हो, मतलब ये क्रॉस ये हो, तो ये क्रॉस ये में भी दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। दोनों समान सदिश के बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। और जब ये सदिश समान सदिश है तो इसका क्रॉस गुणनफल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दो समान सदिश का भी क्रॉस गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि दो सदिश प्रति समांतर सदिश है, प्रति समांतर सदिश करने का मतलब एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्रति समांतर सदिश। और यहाँ भी ये और ये मान लो क्या है? बी है, और ये और बी कैसा सदिश है? प्रति समांतर सदिश। तो यहाँ पर भी क्रॉस गुणनफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो समान सदिश, प्रति समांतर सदिश और समांतर सदिश तीनों का जो क्रॉस गुणनफल होता है वो क्या होता है? 0 होगा। आगे हम लोग देखते हैं, यदि अपने पास इस तरह से रिलेशन दिया हो, ए क्रॉस बी प्लस सी दिया हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो ए का बी के साथ क्रॉस गुणनफल लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं और प्लस ए क्रॉस सी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्रॉस गुणनफल कर सकते हैं। कुछ और प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग इसका। मान लो दो सदिश परपेंडिकुलर हो, ये और बी कैसा सदिश है? लंबवत सदिश है। इसका क्रॉस गुणनफल लिखना है, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री।
थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा बता दो। तो मॉड ऑफ बी साइन 90 और एन क्या, साइन 90 का मान होता है 1। तो इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, ये मॉड ऑफ बी एंड क्या। तो दो लंबवत सदिश का क्रॉस गुणनफल इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं इसके और प्रॉपर्टी। मान लो अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म में दिया हुआ है, कार्तीजीय निर्देशांक सिस्टम में कोई सदिश दिया हुआ है, तो उसका क्रॉस गुणनफल कैसे लिखेंगे। तो कार्तीजीय निर्देशांक सिस्टम में इकाई सदिश का जो क्रॉस गुणनफल है, आइए जानते हैं कि आई और जे और के तीन सदिश है, इसका हमें क्रॉस गुणनफल लिखना है। इसका हमें क्या लिखना है, क्रॉस गुणनफल लिखना है। तो क्रॉस गुणनफल कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। यदि आपको मैं लिखने बोलूं कि आई क्रॉस आई का मान ज्ञात कीजिए। आई क्रॉस आई कैसा सदिश है, समान सदिश है। तो समान सदिश अभी मैं बोला था, इसके बीच का एंगल कितना होता है 0। तो मॉड ऑफ आई साइन 0, और यहां पर जो एन कैप होगा वो क्या होगा, तो ये एन कैप मान लो। तो आई क्रॉस आई मॉड आई 1 इंटू 1 और साइन 0 का मान क्या हो गया 0। तो आई क्रॉस आई जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि जे क्रॉस जे बराबर कितना होगा 0। सेम कॉन्सेप्ट का दो समान सदिश का क्रॉस गुणनफल क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसी तरह से यदि मैं कहूं के क्रॉस के बराबर कितना होगा तो 0। समान सदिश के क्रॉस गुणनफल क्या होते हैं 0 होते हैं। तो यहां से एक तो कॉन्सेप्ट पता चल गया कि आई क्रॉस आई बराबर क्या हो गया 0, जे क्रॉस जे बराबर क्या हो गया 0, और के क्रॉस के बराबर क्या हो गया 0। आगे हम लोग आई को जे के साथ यदि क्रॉस गुणनफल लिखना चाहें तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे लिखेंगे। इसका डायरेक्शन पता करना है, तो देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो अंगूठे का डायरेक्शन किधर जा रहा है, तो बाहर की ओर जा रहा है। तो इस डायरेक्शन को हम लोग क्या लिखते हैं के। तो इसको हम लोग फॉर्मूला से लिखना चाहें तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और दोनों के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री, और एन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या के स्क्वायर। ये मोड आई 1 मोड जे 1 साइन 90 भी 1, तो यहाँ पर केवल क्या बच जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे के कैप। दूसरा यदि हम लिखना चाहें जे क्रॉस के, क्या लिखना चाहें जे क्रॉस के, तो जे इधर है और के एक्सिस बाहर की ओर होता है। तो जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के तो अंगूठा किधर जा रहा है आई की दिशा में। तो जे क्रॉस के लिखना चाहेंगे तो देखिए जे क्रॉस के मॉड ऑफ के, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहां होगा साइन 90, और डायरेक्शन किधर जाएगा तो आई की दिशा में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 आई स्क्वायर। तो जे क्रॉस के बराबर क्या लिख देंगे आई स्क्वायर। दूसरा के क्रॉस आई लिखना चाहें यदि, तो के एक्सिस किधर है बाहर की ओर, आई एक्सिस किधर है इधर। बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग कहां से बाहर से आई की ओर जा रहे हैं, तो अपना डायरेक्शन किधर जा रहा है ऊपर की ओर, मतलब जे एक्सिस में जा रहा है। तो के क्रॉस आई बराबर कितना हो जाएगा तो जे हो जाएगा। हम यदि यहां पर क्या हो रहे थे एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे थे, आई से जे, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। यदि हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, मतलब क्या लिखें जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या है 0। तो अभी मैं बताया था ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस। तो यहां पर आई क्रॉस जे बराबर क्या है के है। तो जे क्रॉस आई बराबर यदि लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में के आ जाएगा। कैसे होगा तो देखो जे क्रॉस के,
बाहर वाले को प्लस माना जेड एक्सिस, तो अंदर अंगूठा जा रहा है तो अंदर वाले को क्या मानेंगे, माइनस के एक्सिस। उसी तरह से आई क्रॉस के लिखे, आई क्रॉस के, तो यहां पर देखें के क्रॉस आई बराबर क्या है, जे, तो आई क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा, माइनस जे। इसी प्रकार से तीसरा लिखना चाहें के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो जे क्रॉस के क्या है, प्लस आई, तो के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस। इसको हम लोग इस सर्कुलर कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हैं कि ये आई है, ये क्या है, जे है, और ये क्या है, ये है। जब हम आई क्रॉस जे लिखेंगे, मतलब आई से किधर जाएंगे, जे की ओर, तो आई क्रॉस जे लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो साइन प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो साइन क्या होंगे, प्लस लेंगे। और आई क्रॉस जे, तो जो एक बच जाएगा वही उसका क्रॉस गुणनफल। उसी तरह से जब जे क्रॉस के लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं जैसे के, तो कौन बच रहा है, आई, और एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो प्लस में हो जाएगा। सेम वे में के क्रॉस आई लिखेंगे तो के से आई जा रहे हैं तो कौन बच रहा है, जे, और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का जे। यदि हम इसी में क्लॉकवाइज में घूमे, जैसे आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो कौन बच जा रहा है, जे, लेकिन जब क्लॉकवाइज में घूमेंगे तो साइन क्या लेंगे, माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस का जे। के क्रॉस जे लिखेंगे तो के क्रॉस जे क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस, और बच रहा है एक जो आई, तो वही उसका क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणनफल। आगे हम लोग जानते हैं, यदि अपने पास कोई सदिश एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट के पद में दिया हो तो उसका क्रॉस गुणनफल कैसे लिखते हैं। मान लो अपने पास दो वेक्टर है, दो सदिश है, ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, इस तरह से कंपोनेंट टर्म में दिया हुआ है। उसी तरह से एक वेक्टर b है a2i प्लस b1i प्लस b2j प्लस b3। हमें इसका क्रॉस गुणनफल लिखना है। क्या लिखना है, क्रॉस गुणनफल। इसके बीच का यदि एंगल हमें पता नहीं है, तो एंगल पता नहीं रहेगा तो इस तरह के क्रॉस गुणनफल को हम लोग एनालिटिकल मेथड और सारणी मेथड से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालिटिकल मेथड से जानते हैं। एनालिटिकल मेथड में डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी गुणा करेंगे। तो ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे, तो ए के जगह पर लिख देंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k, बीच में क्या है, क्रॉस। फिर यहां पर लिखेंगे b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब यहां पर क्या करेंगे, प्रत्येक पद का दूसरे वेक्टर के प्रत्येक पद से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे यहाँ a1i है तो यहाँ पर b1i से, a1i का b2j से और a1i का b3k से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब a1i का b1i से करेंगे तो यहाँ पर देखो a1 b1 हो जाएगा गुणा, लेकिन i क्रॉस i बराबर क्या होता है, 0। समान सदिश का गुणनफल क्या होते हैं, 0। तो ये वाला टर्म जब हम करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। दूसरा वेक्टर यदि हम गुणा करेंगे a1i का किसके साथ, b2j के साथ, तो a1 और b2, a1 b2, और जब i क्रॉस j लिखेंगे तो यहां पर सर्कल में आ जाए, ये i j और ये क्या हो गया, j। तो i क्रॉस j हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, मतलब प्लस होगा, और कौन बच रहा है, k एक्सिस, तो यहां पर प्लस का क्या हो जाएगा, k एक्सिस। उसी तरह से a1 का b3 के साथ जब हम क्रॉस गुणनफल करेंगे, a1 का b3 के साथ, तो यहां हो जाएगा a1 b3, और क्या करेंगे, i क्रॉस k, तो i क्रॉस k करना है, तो यहां पर देखें i j k, i क्रॉस k हम लोग क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज में घूमते तो साइन क्या होता है, माइनस में, और i क्रॉस k कर रहे हैं तो कौन बच रहा है, j, तो यहां पर आएगा क्या, माइनस j।
तो ये इसको इस प्रकार से लिख देंगे, पहला टर्म का गुणनफल 0, दूसरा टर्म का गुणनफल a1 b2 a, और तीसरा टर्म का गुणनफल माइनस a1 b3 j। ये फर्स्ट टर्म का तीनों के साथ हो गया क्रॉस गुणनफल। अब हम लोग सेकेंड टर्म के साथ जाएंगे, इसका b1 के साथ, a2 का b2 के साथ और a2 का b3 के साथ। तो यहां पर क्रॉस गुणनफल कैसे करेंगे? तो यहां पर देखो a2 है और b1 है, तो यहां पर क्या लिखेगा a2 b1, j क्रॉस i, j क्रॉस i क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो साइन क्या होगा माइनस, और यहां पर कौन बच रहा है k, तो यहां पर आ जाएगा क्या माइनस। जब a2j का b2j के साथ करेंगे तो यहां a2 और b2, लेकिन j क्रॉस j समान सदिश है तो इसका क्रॉस गुणनफल क्या आ जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। जब हम a2 का b3 के साथ करेंगे तो यहां क्रॉस गुणनफल होगा a2 b3 और j क्रॉस k एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो यहां पर साइन जो होगा वो प्लस होगा, और j से k जा रहे हैं तो कौन बच रहा है i, तो यहां पर प्लस का क्या आ जाएगा i। तो यहां पर क्या क्या आ गया दूसरे टर्म के साथ, तो इसमें आ गया माइनस a2 b1 के, और यहां पर दूसरा टर्म आ गया 0 और इसका आ गया प्लस a2 b3 i के। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड वाले टर्म का तीनों के साथ क्रॉस गुणनफल करेंगे। थर्ड वाले पद का तीनों के साथ क्रॉस गुणनफल कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसका हम लोग a3 का b1 के साथ क्रॉस गुणनफल करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा क्या a3 b1, और क्या है k क्रॉस i, k से i जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो प्लस साइन होगा, और कौन बच रहा है j, तो यहां पर क्या रख देंगे j। फिर a3 का b2 के साथ क्रॉस गुणनफल करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा a3 b2, और k क्रॉस j, तो ये हो गया k और ये हो गया j, तो k क्रॉस j क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, साइन क्या होगा माइनस, और यहां क्या है i, तो यहां पर आ जाएगा माइनस i। उसके बाद ये इसका तीसरे का ये 3k का b3k के साथ करेंगे तो यहां पर आ जाएगा a3 b3, लेकिन k क्रॉस k जो है समान सदिश है, और समान सदिश का क्रॉस गुणनफल क्या होता है 0 होता है, तो यहां पर इसका ये वाला टर्म तीसरा टर्म क्या आ गया 0। अब इसे लिख दे तो यहां हो जाएगा a3 b1 j कैप माइनस a3 b2 i कैप, और लास्ट टर्म क्या हो गया 0। अब क्या करेंगे, i का जितने भी टर्म है एक साथ लिखेंगे, j का जितने भी टर्म है एक साथ लिखेंगे, और k का जितने भी टर्म है एक साथ लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखें कहां कहां i वाला टर्म है, तो एक i वाला टर्म यहां है, एक i वाला टर्म यहां है, तो ये हो जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2, और यहां क्या आ जाएगा i। फिर j वाला टर्म कहां कहां है, एक यहां है और एक यहां है, तो इसको लिख दो प्लस a3 b1 माइनस a1 b3, और कॉमन में क्या आ जाएगा j के, और फिर क्या है k वाला टर्म को अरेंज करो तो k वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो यहां पर है a1 b2 प्लस k वाला टर्म एक यहां पर है, यहां पर आ जाएगा माइनस a2 b1, और ये हो जाएगा क्या k है। तो इस प्रकार से हम लोग दो सदिश का क्रॉस गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं जब उसके बीच वो एंगल पता नहीं हो। तो अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा क्रॉस गुणनफल ज्ञात करने का सारणी विधि, सारणी मेथड, और उससे संबंधित जो गुणधर्म है क्रॉस गुणनफल से उसे बताऊंगा। आज मैं इतना रखता हूं, धन्यवाद।